हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज की थर्ड वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ प्राइस टेकर इज, यानी कि प्राइस टेकर कौन होता है? अ फर्म दैट एक्सेप्ट्स डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स? नो। अ कस्टमर हु एक्सेप्ट डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट फर्म्स? नहीं। अ फर्म दैट एक्सेप्ट द बेस्ट ऑफर इट कैन गेट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स? नहीं। ए फर्म दैट कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, वहीं पे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं और उन फर्म्स का प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसमें एक सिंगल फर्म्स प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे कहते हैं प्राइस टेकर। और उसी में होता है अ फर्म दैट कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे कि मोनोपोली है, मोनोपोली में फर्म क्या कर सकती है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल होता है। इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। अ फर्म दैट कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस इज अ प्राइस टेकर। सेकंड क्वेश्चन है, कॉर्नोट इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम बिकॉज। कॉर्नोट इक्विलिब्रियम को नैश इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? देखिए, कॉर्नोट इक्विलिब्रियम में हमने क्या कहा था कि दो फर्म्स होती हैं और दो फर्म्स क्या करती हैं, वो ये सोचती हैं कि अगर मैं अपना आउटपुट चेंज कर दूं तो दूसरी फर्म अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी, वो अपना आउटपुट उतना ही कांस्टेंट ही रखेगी। यानी वो एक दूसरे की डिपेंडेंस नहीं जान पाती और क्या करती हैं, 1/3 ऑफ आउटपुट, टोटल मार्केट का 1/3 प्रोड्यूस कर पाती है। जबकि अगर वो अपनी डिपेंडेंस जान ले तो क्या कर पाती, हाफ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती थी मार्केट का। तो यानी कि वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे की डिपेंडेंस नहीं जान पाती। तो कॉर्नोट इक्विलिब्रियम नैश इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमम है? नहीं, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है। नाइदर फर्म कैन गेन बाय डेविएटिंग यूनिलैटरली, ये बिल्कुल ठीक है। अगर यूनिलैटरली एक फर्म डेविएट करेगी अपने डिसीजन से तो दूसरी फर्म भी उसको फॉलो करेगी, ना ही पहली फर्म का फायदा होगा ना ही दूसरी फर्म का फायदा होगा। नाइदर फर्म कैन गेन बाय डेविएटिंग यूनिलैटरली। लीडर कैन गेन बाय डेविएटिंग, देखिए लीडर और फॉलोवर का इसमें कंसेप्ट नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड बी, नो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, नाइदर फर्म कैन गेन बाय डेविएटिंग यूनिलैटरली। तो ये हो गया ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनोप्लिस्ट यूज क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग सम कंज्यूमर सरप्लस। ये बात कर रहे हैं हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, जहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट हम देते हैं। वहीं पे मोनोपोलिस्ट चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर ईच यूनिट, यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लीड्स टू कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट थोड़ी होगा, ये मोनोपोलिस्ट लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि हमारी मोनोपोली फर्म क्या कर रही है, सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस लेने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे अपना आउटपुट वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं रखेगी, उससे कम रखेगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फर्स्ट इज फॉल्स, नो। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, गलत। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a company charge different prices for different quantity consumed such as quantity discount on bulk purchases। जब हम बल्क परचेज करते हैं उनमें जो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि अगर 10 खरीदने पे हमें 5% की छूट है, तो इस तरीके के डिस्काउंट को हम कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई बी पी एक्स एंड पी वाई, आई बी द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सपोज प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इंक्रीज बाय 5 टाइम, देन बजट लाइन वुड बी। देखिए, बजट लाइन हमें क्या कहती है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू में एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू में वाई इज इक्वल टू में टोटल इनकम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक्स और वाई लगाए हुए हैं सब में। अब हमें पता है जब प्राइस 5 टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमारी इनकम की वैल्यू, हमारी मनी की वैल्यू कम हो रही है। कितने से कम हो जाएगी, 5 से कम हो जाएगी। अगर 5 गुना प्राइस बढ़ जाते हैं, आज हमारे पास 500 रुपये है, 500 रुपये में हम क्या खरीद सकते हैं, 100 चॉकलेट खरीद सकते हैं, 5 रुपये वाली, 5 रुपये वाली 100 चॉकलेट खरीद सकते हैं हम। वहीं पे अगर ये प्राइस 5 गुना हो गए, यानी कि 25 हो गए, तब हम कितनी चॉकलेट खरीद पाएंगे, 20 चॉकलेट खरीद पाएंगे। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू घट गई, 5 गुना वैल्यू घट गई, है ना। पहले 100 थी, 100 खरीद सकते थे हम, अब सिर्फ 20 खरीद सकते हैं, यानी कि हमारी मनी की वैल्यू 5 गुना कम हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/5 आई, यानी इनकम हमारी 1/5 हो जाएगी अगर सारी चीजों के प्राइस 5 गुना हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1/10, नो, 1/5, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बुक टाइटल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज रिटन बाय। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लिखी गई थी क्लार्क के द्वारा, और क्लार्क ने इसी में क्या किया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी डेवलप की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे बी क्लार्क।
ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ द इक्विलिब्रियम वेजेस रेट एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज मोनोसोनी इन लेबर मार्केट। मोनोसोनी इन लेबर मार्केट का मतलब है सिंगल बायर, ठीक है, जब लेबर मार्केट में सिंगल बायर है, एंड व्हेन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट, जब लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो इन दोनों केस में वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या रहती है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब मोनोसोनी है मार्केट में तो वेज रेट जो है हमारे मोनोसोनी के केस में कम होगा एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, है ना। परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में हमारा मोनोसोनी क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है वेज को, क्योंकि इसकी कर्व कैसी होती है, ऐसे होती है। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर कर्व है, ये हमारी क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर कर्व है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर सप्लाई कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा वो लेबर बढ़ाना चाहेगा उतना ज्यादा वो वेजेस डालेगा। जैसे मोनोपोली का कंट्रोल होता है प्राइस पे, ऐसे ही लेबर मार्केट में अगर मोनोसोनी है तो इनका कंट्रोल होगा वेज पे। तो वेज रेट जो है मोनोपोली के केस में कम होंगे एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट भी मोनोपोली के केस में कम होगा एज कंपेयर टू कंपटीशन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। तो देख लेते हैं आंसर। देखिए यहाँ मोनोसोनी के केस में वेजेस कम है, परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ सी कर लीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो वेजेस हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है मोनोसोनी के केस में, गलत, मोनोसोनी के केस में एम्प्लॉयमेंट कम होगी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मोनोसोनी के केस में वेजेस कम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मोनोसोनी के केस में एम्प्लॉयमेंट कम है परफेक्ट कंपटीशन से, यस, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल ठीक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड अंडर अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। देखिए अनसर्टेनिटी के केस में डिमांड, यानी कि रिस्क फैक्टर के केस में डिमांड जो है, इसकी बात की थी वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न ने जब उन्होंने यूटिलिटी थ्योरी दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द लिस्ट। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं मैच करने, क्योंकि अगर इनमें से आप दो भी मैच कर पाए तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, ये दिया था हमें लियोनटिफ ने। CS प्रोडक्शन फंक्शन, एरो एंड जेनरी ने। अब ये दो से भी आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-1-2-1 दिया हुआ है, तो हमें और भी देखने पड़ेंगे। ड्यूप्ली मॉडल, कॉर्नोट ड्यूप्ली मॉडल के बारे में हमने अभी भी पढ़ा, कॉर्नोट ने ड्यूप्ली मॉडल दिया था। किंग डिमांड कर स्वीजी ने दी थी हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो गया ऑप्शन 2, बी का हो गया ऑप्शन 1, सी का हो गया ऑप्शन 4 एंड डी का हो गया ऑप्शन 3। 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपीयर्स इन। देखिए यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज किया था जर्गेनसन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में। जर्गेनसन नियो क्लासिकल जो ये मॉडल है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने रिलेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जगह कैप्चर किया था यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। और यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हमारे 1 यूनिट कैपिटल को यूज करने में जो खर्च आएगा उसे हम यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, और इसे ही हम रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो यूजर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और इसकी बात किसने की थी, जर्गेनसन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ओरिजिन ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। देखिए एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी आई थी रिजेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस टेक्निकल चेंज अजम्पशंस पे। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी कहती है कि जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल फैक्टर की वजह से होगी, इंटरनल प्रोसेस की वजह से होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएं तो अगर ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट होगी तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी, और उसकी वजह से क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। वहीं पे एक्सोजीनियस ने कहा था कि बाहरले फैक्टर की वजह से जो है टेक्निकल चेंज आता है। टेक्निकल चेंज की बात दोनों ने की थी, ठीक है, लेकिन एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी ने की थी एंडोजीनियस फैक्टर की, एक्सोजीनियस ने की थी एक्सोजीनियस फैक्टर की। अब एंडोजीनियस फैक्टर और कौन कौन से हो सकते थे, पॉलिसी डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे थे एंडोजीनियस फैक्टर। तो ये थ्योरी आई थी रिजेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंज अजम्पशन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंड अपॉन। देखिए जॉन रॉबिन्सन ने बात की थी कि कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंड करता है प्रॉफिट वेज रिलेशन पे और लेबर प्रोडक्टिविटी पे। वहीं पे अगर हमने देखें तो हैरल्ड डोमर ने बात की थी लेबर प्रोडक्टिविटी की जगह किसकी बात की थी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी पे और सेविंग रेशो पे, ठीक है। वहीं पे जॉन रॉबिन्सन ने बात की थी लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट वेज रिलेशन पे, यानी कि कैपिटल अक्यूमुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, मिसेस जॉन रॉबिन्सन मेक कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंडेंट ऑन द वेज प्रॉफिट रिलेशन एज वेल एज ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी, दस ब्रिंगिंग हर एनालिसिस क्वाइट क्लोज टू रियल मार्केट इकोनॉमी, यानी इनका जो एनालिसिस है रियल मार्केट इकोनॉमी के ज्यादा क्लोज आता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं,
इन स्क्वायर रूट फॉर्मूला फॉर डिमांड फॉर मनी ऑफ बोमल, डिमांड फॉर मनी विल बी मोर इफ, देखिए स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या कहता है बोमल का, m इज इक्वल टू में अंडर रूट वाई एफ अपॉन में 2i। इधर m क्या है हमारी मनी डिमांड है, y क्या है हमारी इनकम है, और f क्या हमारा लिक्विडिटी का कॉस्ट है। ठीक है, लिक्विडिटी का कॉस्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसे निकलवाने के लिए बैंक जाना पड़ रहा है तो बैंक जाने का भी आपको खर्चा होगा, पैसे क्या है लिक्विडिटी है, कैश जो होता है वो लिक्विडिटी होता है, तो लिक्विडिटी के लिए जो आपका खर्चा लग रहा है यानी कि कॉस्ट पर ट्रिप की जो यहाँ बात हो रही है। ठीक है, वहीं पे आई क्या है, आई है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मनी डिमांड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिक्विडिटी कॉस्ट के। तो लिक्विडिटी कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट पर ट्रिप, यानी कि कॉस्ट पर ट्रिप अगर बढ़ जाएगा तो हमारी मनी डिमांड बढ़ जाएगी। कॉस्ट पर ट्रिप टू बैंक डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, कॉस्ट पर ट्रिप टू बैंक इंक्रीज। अगर आपको बैंक जाने में ज्यादा खर्चा देना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक ही बारी में सोचेंगे कि मैं ज्यादा पैसे निकाल के रख लेता हूँ, क्यों बार बार बैंक जाना। तो यहाँ पे होगा डिमांड फॉर मनी विल बी मोर इफ कॉस्ट पर ट्रिप टू द बैंक इंक्रीज, यानी कि आपका बैंक जाने का अगर खर्चा बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, मनी की डिमांड ज्यादा कर देंगे, यानी कि आप एक ही बारी में सोचेंगे कि मैं पैसा ज्यादा निकाल लेता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू साइमन कजनेट इज। देखिए साइमन कजनेट ने स्टडी करी थी 1946 के आसपास, है ना, उससे पहले हमने 1936 में पढ़ा है केन्स की स्टडी को। केन्स ने कहा था हमें कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता चलता है, ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। लेकिन कुजनेट ने लॉन्ग टर्म स्टडी करी और कुजनेट ने क्या पाया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। ठीक है, हम देख लेते हैं अब ऑप्शन, लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम फॉलोइंग, जी नहीं, लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट होता है, और लॉन्ग रन स्टडी ही कुजनेट ने करी थी। लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट, बिल्कुल सही। शॉर्ट रन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम राइजिंग, जी नहीं, शॉर्ट रन स्टडी करी थी केन्स ने, और केन्स ने कहा था कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज होता है। तो लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट बट शॉर्ट रन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम फॉलोइंग, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर सही हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मिर्डल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इफेक्ट आर, गुनर मिर्डल ने किन दो इफेक्ट की बात करी थी, बैकवॉश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट, राउंड अबाउट इफेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट, स्प्रेड इफेक्ट एंड इंटरलिंकेज इफेक्ट, बैकवॉश इफेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट। देखिए गुनर मिर्डल ने बात करी थी बैकवॉश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट की। बैकवॉश इफेक्ट क्या कहता है, बैकवॉश इफेक्ट कहता है कि अगर एक एरिया में डेवलपमेंट होगी तो उसके आसपास के एरिया की डेवलपमेंट कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, कि अगर इस एरिया में डेवलपमेंट हो रही है तो कैपिटल सारी यहीं पे आना शुरू कर देगी, लोग यहीं पे आना शुरू कर देंगे, तो और एरिया को इससे इफेक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं बैकवॉश इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट क्या कहता है कि अगर एक एरिया में डेवलपमेंट होगी तो उसके आसपास के एरिया भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो बैकवॉश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट इन दोनों की बात की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू ब्रिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, यानी कि किसी भी इकोनॉमी को लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर लाने के लिए इनमें से कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, लोग अपने पास पैसा स्टोर करना शुरू कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं अपनी, और ये सिचुएशन कई बार आती है, वॉर की सिचुएशन में भी आता है ये केस, या फिर डिफ्लेशन चला हो तब भी ये केस आता है। तो बेसिकली हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है, तो यहाँ पे केन्स ने कहा था हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है और हमें क्या करना पड़ता है, फिस्कल पॉलिसी का यूज करना पड़ता है इससे निकलने के लिए। तो राइज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल नहीं। देखिए लोग पहले ही पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आपने मनी सप्लाई इंक्रीज भी कर दी तो इससे डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ये चीज होगी गलत। राइज इन इनकम टैक्स रेट, देखिए डिमांड पहले ही कम है और ऊपर से आपने टैक्स और बढ़ा दिए, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, जी नहीं। राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से दो फर्क पड़ेंगे, एक तो हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और दूसरा क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में भरोसा आएगा लोगों को। ठीक है, और लोग क्या करेंगे, पैसा अपनी जेब से खर्चना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दो इफेक्ट आते हैं राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं, पहले ही एग्रीगेट डिमांड है, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी खर्चा करना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ी डिमांड करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसा खर्चना पड़ेगा, तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द फॉलोइंग इक्वेशन आर गिवन फॉर IS एंड LM कर्व, ये IS कर्व की इक्वेशन दी है, ये LM कर्व की इक्वेशन दी है। फिर y इज इक्वल टू में इनकम, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ y एंड r। देखिए बिल्कुल आसान है, ये और ये इक्वेशन को हम अगर एक दूसरे के इक्वल रख दें, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 200 प्लस 500r, ये इस साइड आ गया, 350 में से 200 गए, 150 इज इक्वल टू में
500 और आर प्लस 1000 आर कितने हो गए 1500 आर। आर आ गया हमारा 150 अपॉन में 1500, ये आ गया हमारा 0.1। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 0.1। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 350 माइनस 1000 इंटू 0.1 इज इक्वल टू में 350 माइनस 100 इज इक्वल टू में 250। तो y है हमारा 250, r है हमारा 0.1। तो ये देख लेते हैं आप कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इकोनॉमी गिवन एमपीसी इज इक्वल टू में 3/4, इनकम टैक्स रेट 1/3, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू इज। देखिए हमें एमपीसी की वैल्यू दी हुई है 3/4, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू हमें दी हुई है, साथ में हमें टैक्स रेट दिया हुआ है 1/3 और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है डेल वाई अपॉन में डेल आई 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, बी है हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये है हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू टैक्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस 1/3। तो ये आ गया हमारा 1/1 माइनस 3/4 2/3, 2 से ये गया 2 पे, 3 से गया 3, ये आ गया 1/1 माइनस हाफ 1/1/2 इज इक्वल टू में 2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल द फुल एम्प्लॉयमेंट इज इंश्योर्ड बाय। देखिए क्लासिकल मॉडल की जब हम बात करते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये बात आ गई हमें समझ। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, वर्टिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व बट राइजिंग एवरेज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बिल्कुल गलत। वर्टिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व बट फॉलिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व, गलत। फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व बट वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट मुंडल फ्लेमिंग मॉडल शो अंडर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। फिक्स एक्सचेंज रेट है हमारा मंडल फ्लेमिंग मॉडल के केस में जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो तो क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी फेलियर होगी बट मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों इफेक्टिव होंगी। फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी बट मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर होगी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों फेलियर होंगी। इनमें से क्या केस होगा, देखिए जब मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के केस में फिक्स एक्सचेंज रेट होता है तो देखिए दो फिगर से हम समझ सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहले के केस में देख लेते हैं हम, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, देखिए ये वो इंटरेस्ट रेट है जहां पे इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट और हमारी कंट्री के इंटरेस्ट रेट दोनों सेम है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इस लाइन पे क्या होती है, जीरो होती है। इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए हम मॉनेटरी पॉलिसी की पहले बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के केस में क्या हुआ, मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी यूज करी, मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। मनी सप्लाई इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि हमारी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी और मनी सप्लाई इंक्रीज करी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहे हैं तो क्या होगा, हमारे लोग बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनली ज्यादा चल रहे हैं। अब हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, ये एलएम का राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी, यहाँ पे कट कर रही है, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं, हमारे लोगों का पैसा बाहर जाना शुरू हो गया। इससे क्या होगा, हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब देखिए हमारा पैसा बाहर जा रहा है, यानी कि लोग यहाँ से रुपया लेके जा रहे हैं, बाहर डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस डॉलर को बाहर बैंक में सेव कर रहे हैं ताकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिल जाए। तो यानी कि हमारी करेंसी की डिमांड क्या हुई हुई है, कम हुई हुई है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने फॉरेन रिजर्व में से कुछ डॉलर निकालेगा और वो डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सेल कर देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब वो अपने डॉलर को सेल करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, रुपया मार्केट में से निकाल के बैंक में डाल रहे हैं, यानी कि रुपया रिजर्व बैंक के पास चला गया और डॉलर मार्केट में आ गए। तो रुपये की सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और जब रुपये की सप्लाई कम होगी तो रुपया वापस एप्रिशिएट करना शुरू कर देगा और ये सप्लाई करो क्या हो जाएगी, वापस लेफ्टवर्ड जाना शुरू हो जाएगी और वो तब तक लेफ्टवर्ड जाती रहेगी जब तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं मनी सप्लाई इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं हो, हम वापस से पहले वाले इक्विलिब्रियम लेवल पे चले गए और ना ही हमारी आउटपुट बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इनफेक्टिव होगी। वहीं पे अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के और बाहर वाली कंट्री के बराबर है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो है। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी के केस में क्या हुआ, मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करना शुरू कर दिया। हमें पता है कि जब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं तो ये हमारी आईएस कर्व क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये हमारी नई आईएस कर्व आ गई। अब ये देख सकते हैं ये एलएम कर्व तो हमारी पहले वाली ही है, आईएस कर्व हमारी नई आ गई, तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गए, बढ़ गए। अब हमारी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो क्या होगा, बाहर वाले डॉलर हमारी कंट्री में आना शुरू
हो जाएगा। अब डॉलर हमारी कंट्री में आ रहा है, लोग डॉलर लेके आएंगे और हमारी करेंसी का यूज करके उस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे और उस करेंसी को हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा हो गई है जबकि सप्लाई कम है। हमारी करेंसी की यानी रुपए की डिमांड ज्यादा हो गई है, डॉलर की डिमांड कम है। अब क्या होगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है हमारी करेंसी की, तो हमारी करेंसी क्या कर रही है, एप्रिशिएट कर रही है। अब हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है और एप्रिशिएट से क्या होता है, हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज को वापस सेट करने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हमारी मनी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम पड़ रही है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से हमें पता है एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो हमारी ये एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई और हमारी आईएस कर्व कौन सी है, नई वाली, ये वाली IS2। एलएम कर्व हमारी कौन सी होगी, ये वाली। तो हमारी एलएम कर्व जब तक राइटवर्ड शिफ्ट होती रहेगी जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा ये। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस उसी लेवल पे आ गया, फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंडियन रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो गया। लेकिन क्या हुआ, न्यू इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे आ गया। तो यानी कि हमारे इकोनॉमी में इनकम या फिर कह लीजिए आउटपुट Y1 से Y2 पे पहुंच गया। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ से बढ़ा था, यहाँ तक आया था हमारा आउटपुट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या करना पड़ा था, गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी सेल करनी पड़ी थी और अपनी करेंसी वापस लेनी पड़ी थी, यानी मनी सप्लाई कम करनी पड़ी थी और एलएम कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। लेकिन हमारी आउटपुट भी ओरिजिनल पोजीशन पे ही शिफ्ट हो गया था, यानी इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं हुआ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करने का। वहीं पे यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले इंक्रीज हुआ फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया जब ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आई, लेकिन हमारा आउटपुट बढ़ गया। तो बेसिकली देखा जाए हमारी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव साबित हुई, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव साबित नहीं हुई। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के केस में जब मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की हम बात करते हैं तो अंडर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फिस्कल पॉलिसी इज नॉट ए फेलियर। यहाँ पे फेलियर लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इफेक्टिव, ये भी गलत है। फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव बट मॉनेटरी पॉलिसी इज ए फेलियर, ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन एन इकोनॉमी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारी इकोनॉमी में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। तो कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट एंड ओरिजिन मैंने आपको बताया था जब हमने कजनेट का केस किया था कि जब हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल होगी, इसका मतलब ये है कि हमारी कंजम्पशन लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है इस पॉइंट पे अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल रहे हैं वो इस लाइन का स्लोप होगा, और अगर इसी लाइन पे इसी पॉइंट पे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो वो क्या होता है, ओरिजिन से हम एक लाइन खींचते हैं उस पॉइंट तक और वो लाइन भी ये सेम ही होती है। तो बेसिकली आप शॉर्ट में जान लीजिए कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल है तो कंजम्पशन लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ओके, अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 1। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन का क्या मतलब है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन को अगर हमने निकालना हो तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन का क्या मतलब है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में कंजम्पशन इनटू में 100। परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, चेंज इन इनकम अपॉन में इनकम मल्टीप्लाई विद 100। ये 100 से 100 गया, यहाँ पे आ गया हमारा डेल सी अपॉन में डेल वाई इनटू में वाई अपॉन में सी। ठीक है, ये चीज क्या है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कैसे लिखते हैं, डेल सी अपॉन में डेल वाई, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कैसे लिखते हैं, सी अपॉन में वाई। अब सी अपॉन में वाई देखा जाए तो सी अपॉन में वाई ये उल्टा है। ठीक है, तो यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा नीचे आ जाएगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 होती है जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 1 and 2 इज फॉल्स, नहीं। 1 इज फॉल्स, नो। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, नहीं। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रेनिस फेई मॉडल द वेज रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इक्वल टू। देखिए इस मॉडल में हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडल किसके इक्वल होगा, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, रेनिस फेई मॉडल में बोला गया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वेज रेट जो होता है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की उसके इक्वल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मार्क्सियन मॉडल P इज इक्वल टू में रेट ऑफ प्रॉफिट, S इज इक्वल टू में रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, Q ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैटल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए मार्क्सियन ने कहा था रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, हमारा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू,
रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू इनटू में 1 माइनस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल होता है। अब रेट ऑफ प्रॉफिट इन्होंने क्या दिया हमें, P, तो यानी कि P इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू किस दिया है, एस डैश इनटू में 1 माइनस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल Q। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है अब से, एक फर्स्ट वीडियो में पता नहीं सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी इसी क्वेश्चन की, कि एडम स्मिथ ने बात की थी फ्री ट्रेड की। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द लुईस मॉडल ऑफ ग्रोथ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन बाय कैपिटलिस्ट रिजल्ट इन, देखिए लुईस मॉडल ने कहा था कि अगर कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा कैपिटलिस्ट के द्वारा, यानी कि कैपिटल सेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो जो लेबर सरप्लस है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कैपिटल वाले सेक्टर में जाना शुरू कर देगी। तो यानी कि सरप्लस लेबर जो है उसका रिडक्शन हो जाता है जब कैपिटल अक्यूमुलेशन किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा। तो लुईस मॉडल में रिडक्शन इन सरप्लस लेबर होगा जब कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी स्टेट दैट ग्रोथ इज जनरेटेड बाय, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एंडोजीनियस हो चाहे एक्सोजीनियस हो, दोनों ने बात की थी टेक्निकल प्रोग्रेस की। ठीक है, दोनों ने टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की थी, एक ने कहा था टेक्निकल प्रोग्रेस होगी एंडोजीनियस फैक्टर की वजह से, दूसरे ने कहा था एक्सोजीनियस फैक्टर की वजह से। तो ग्रोथ जो मेनली जनरेट होगी वो टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।